साहब, मौलाना सज्जाद रवानी साहब, दानिशवरान गिरामी, सब उनके अफराद खानदान हैं। कहने को दो किताबों की रस्म गिरा है और दोनों किताबों का ताल्लुक हफीज भाई की शख्सियत से, उनकी खिदमत से, उनकी तहरीरों से, उनके कलम से है। लेकिन वाकया ये है कि ये सिर्फ दो किताबों की रस्म गिरा नहीं है। मेरे जहन में अक्सर ये बात आती है प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा साहबा भी तशरीफ ले आएंगे। आज की तकरीब कई निस्बतों से मुज़य्यन है। जहाँ आप तशरीफ फरमा हैं, जिसके नाम से इमारत की तामीर हुई है, जनाब कैफी आदमी के नाम से, जाहिर है उन पर इस वक्त इस महफिल में कुछ नहीं कहा जा सकता है सिवाय इसके जिन किताबों की रस्म गिरा है और उन किताबों का, उन तहरीरों का जो पस मंज़र है और जो उसमें इनकलाब है, जो हैजान है, जो इस्तराब है उन किताबों में हफीज भाई के कलम से जो जाहिर हुआ है, वो इनकलाब और वो हैजान कैफी साहब की शख्सियत में भी था। अहले इल्म का इज्तिमा है, मैं जसारत करके बात कह रहा हूँ। दूसरी निस्बत यह है कि आज 22 फरवरी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम वफ़ात है। जाहिर है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी जहाँ जहाँ गुफ्तगू हो रही होगी, वहाँ सिर्फ मौलाना आज़ाद का जिक्र नहीं होगा, एक तारीख का जिक्र होगा। उस तारीख का हिस्सा थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी आज की तकरीब की ये है कि ये खुद हफीज भाई की शख्सियत से वाबस्ता है। आज की तकरीब मेरे लिए तमाम बातों का समेटना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए कि गुज़िश्ता 50 वर्षों से, बिला मुबालगा 50 वर्षों से हफीज भाई को मैं बहुत करीब से देखा है। उन्होंने अपनी मोहब्बतों के साथ मुझे करीब किया। मैंने उनके लिखने का भी अंदाज देखा है, सोचने का भी अंदाज देखा है, इजहार ख्याल का भी अंदाज देखा है, गुफ्तगू का भी अंदाज देखा है। और इन सारी चीज़ों को समेट कर मेरे जहन में ये बात आती है कि एक शेर पढ़ा भी, पढ़ाया भी, लेकिन उसकी सही कैफियत इस वक्त जाहिर हो रही है। अब नहीं है दिले मरहूम तो याद आता है क्या क़यामत की जो जालिम ने उठा रखी थी। ये बिल्कुल हफीज भाई की शख्सियत पर, जिन लोगों ने उनको करीब से देखा है, कहा यह जाता है कि आखिर तक उनका कलम रमा दमा रहा, वो खुद भी रमा दमा रहे, अचानक उठे और चले गए। मेरी बदनसीबी कि मैं उन्हें कंधा भी नहीं दे सका, मैं उस वक्त लखनऊ में था भी नहीं। लेकिन वाकया यह है कि हफीज भाई की सहाफती जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ निदाए मिल्लत तक है। बाकी जो कुछ उन्होंने लिखा वो सब उनका शौक था, लेकिन जो एहसास जिम्मेदारी थी, जो अंदर का इस्तराब था, हैजान था, और मुल्क मिल्लत के ताल्लुक से जो कुछ उनकी फिक्र अंगेजी थी, वो निदाए मिल्लत
को दी उन्होंने और नदाय मिलत के साथ वो सारी चीजें रुखसत हो गई। एक था मजनू आशिक लैला, वीराने में मौत हुई, वीराने में तो नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर तफसील से पूछो ये किस्सा तुरानी है। उस किस्से तुरानी को समेटना कम अज कम मैं समझता हूँ मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। नदाय मिल्लत का जिक्र हफीज भाई के ताल्लुक से करके गुजरा नहीं जा सकता है, इसलिए जब नदाय मिल्लत का जिक्र होगा तो उसके पस मंजर का भी जिक्र होगा, उसके तारीखी हवालों का भी जिक्र होगा। हफीज नोमानी ने तो नदाय मिल्लत को एक जिंदगी दी थी, लेकिन उसके जो रमूज और नकात थे, मैंने वो शब रोज देखे हैं। नदाय मिल्लत के शुरू के दिनों के भी शब रोज देखे हैं मैंने, और नदाय मिल्लत जब जब्त हुआ और हफीज भाई जेल गए तो सारा मंजर मेरी आंखों में है। लेकिन वाकया ये है कि हफीज भाई बगैर कलम और बगैर तहरीर के रह नहीं सकते थे, ये उनकी खूबी थी। वो रह नहीं सकते थे, मजबूर थे वो अपने कलम से। एक जरिया मिला था उनको अपने कलम का, उसको उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया, और नदाय मिल्लत का जो खाका था, जो ज़रूरत थी और जो उसके साथ तारीख वाबस्ता थी, माजी की भी और मुस्तकबिल की भी, उसमें रंग आमेजी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हफीज भाई के कलम शामिल है उसमें नदाय मिल्लत में। उसके बाद एक बड़ा तवील वक्फा है, कैसे उन्होंने गुजारा होगा उस तवील वक्फे को, जिसमें वो किसी अखबार से वाबस्ता नहीं थे उस वक्त, कहीं लिखने की गुंजाइश भी उस वक्त बज़ाहिर नहीं थी, लेकिन लिखने की जो मजबूरी थी हफीज भाई की, बहुत सोच समझ कर और हिम्मत करके कह रहा हूँ, बाद वो चीज़ें भी लिखी हफीज भाई ने जो नहीं लिखना चाहिए था, और बहुत सी चीज़ें वो नहीं लिखी जो लिखना चाहिए था। मेरी उनसे बहुत बहस हुई इस मसले पर, बड़ी मोहब्बत से, ऐसा अंदाज़ा नहीं होता था कि वो बिल्कुल मालूम होता था किसी हम असर से और अपने सामने वाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। कभी इसका ख्याल नहीं करते थे कि मैं उम्र में उनसे छोटा, इल्म में उनसे छोटा, हर तरह से उनसे छोटा, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी मोहब्बतों से हमारे भाई ओवैस को संवारा, निखारा और उभारा उन्होंने, और ओवैस ने उसका हक भी अदा किया। ऐसे मामू और ऐसे भांजे सबको मिले, क्या कहना। हफीज भाई को तो ये शहर भूल गया होता अगर ओवैस ने बेड़ा न खाया होता। उन्होंने अपने मामू को नहीं जिंदा किया, मैं पूरे यकीन और एक वसूख से कह रहा हूँ, मामू की खिदमत नहीं अंजाम दी। ओवैस के जरिए से एक तारीख महफूज हुई है, एक तारीख पूरी तरह से महफूज हुई। वो तारीख जो हफीज भाई के साथ चली गई होती, और इसकी कभी परवाह नहीं की हफीज भाई ने, कभी उन्होंने खुद ये सोचा नहीं, इसका एहतमाम नहीं किया, इसका इंतजाम नहीं किया कि मेरी तहरीर, मेरा कलम, मेरी नज़र में बहुत से लोग हैं शहर में जो अखबारात में अपने नाम को इस तरह महफूज रखते थे जैसे कुछ बहुत बड़ा सरमाया महफूज रखा जाता है, लेकिन हफीज भाई का ये मिजाज नहीं था। अहमद फराज का एक शेर है कि इब्तदा की तेरे कसीदे से, अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज, कहाँ से बात शुरू की जाए, कहाँ खत्म की जाए हफीज भाई के सिलसिले में। एक मरतबा मैंने कहा था
सन 64 में मेरा मजमून छपा निदाए मिल्लत में। सन 62 में सियासत जदीद में एक मजमून छपा जिसको निदाए मिल्लत में नकल किया गया। मैंने अपनी मोहब्बत से उसे नकल किया और बहुत खुश होके मेरे बिरादर मुअज़्ज़म अल्लाह ताला उनके सेहत और सलामती के साथ उनका साया बाकी रहे मौलाना तक़ुर रहमान संघवी साहब कहने लगे कि मसूद मियाँ भी हम लोगों की सब में शामिल हो गए। मैंने कहा कि आपकी मोहब्बत है लेकिन मैं तो इसकी जरूरत जरूरत नहीं कर सकता हूँ। एक बात जरूर है, मैं सब हफीज भाई के शुरू में कह चुका हूँ, सब उनके अफराद खानदान यहाँ बैठे हुए हैं। अब जो सहाफत का मेयार है, यहाँ नहीं सारी दुनिया में जो सहाफत का मेयार है और उसके ज़रिए से जो हमारे इल्म और अदब का स्टेज जिस तरह मुतासिर हुआ है, मुशायरे जिस तरह मुतासिर हुए, अब हमारे मुशायरे और हमारे शुअराए कराम हादसात के मुहताज होते हैं। हादसा हो जाए तो गज़ल हो जाए, हादसा हो जाए तो शेर हो जाए। उमर साहब ने कहा था कि आदमी ऐसा घिरा शोरिश अफकार में है, वही सब कुछ है गज़ल में भी जो अखबार में है, वही सब कुछ है गज़ल में भी जो अखबार में है। लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि हफीज भाई इसके मुहताज नहीं थे। मौज़ूआत की मुहताजी तो जरूर होती है लिखने वाले के लिए, लेकिन इसका इंतजार नहीं कर सकते थे वो। बहुत से हादसे हो गए, फौरन नहीं लिखा उन्होंने उस पर, खूब याद है। बहुत दिनों के बाद उनका कलम उठा उस हादसे पर। ये नहीं था कि अभी अभी हुआ और अभी कलम चला उस पर। इसलिए जो मौज़ूआत उनका जहन कभी खाली नहीं रहता था, जिन मौज़ूआत को वो सोचते रहते थे, उस पर गौर करते रहते थे, उसके लिए ये वक्त है या नहीं है इसका इंतखाब वो खुद करते थे। हालात की बिना पर फैसला नहीं करते थे कि कल के अखबार में हमारा ये इस तरह का मजमून होना चाहिए, ये नहीं करते थे कभी। ये निदाए मिल्लत के बाद की सूरत हाल है। निदाए मिल्लत की जो मजबूरी थी, निदाए मिल्लत का एक नुक्ता नजर था, एक मौक़िफ़ था। मौक़िफ़ का लफ्ज़ मेरी ज़बान पर आ गया। मौक़िफ़ ये खानवादे नोमानी के चश्मो चराग और उसके अफराद ख़ानदान और उसके लालो बहर यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे जितना मौका मिला अपने बुजुर्गों की जूतियाँ सीधी करने का जो मौका मिला, मुझे अल्लाह का एहसान है, बहुत बहुत बड़ा मौका मिला। लेकिन मौक़िफ़ की जो इस्तिक़ामत होती है वो जैसा मौलाना मंजूर नोमानी के यहाँ थी वो कहीं नहीं थी। बहुत गौर से मैंने देखा, बहुत हिम्मत करके जसारत करके मौलाना सज्जाद साहब के सामने ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बात कह के सिर्फ मौलाना की इजाज़त से एक बात कह के बात खत्म करता हूँ तो पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी। और वो मौक़िफ़ विरासत के तौर पर हफीज भाई को मिला था। उनके कलम ने इसकी गवाही की, उसके कलम ने उसका पूरा मंजर उजागर किया, उनके कलम ने उसके मुस्तक़बिल को उजागर किया पूरी तरह से। उस मौक़िफ़ कभी नहीं देखा उन्होंने पीछे मुड़ कर लोग क्या कहेंगे। वो ये हमेशा फैसला करते थे कि इस मंजिल पर मेरा ज़मीर मुझसे क्या कह रहा है। ये चीज़ अब रुख़सत हो गई है। 1967 में जब कहाँ निदाए मिल्लत को अगर उसके डगर पे चलने दिया गया होता और जिस तारीख को बनाने की कोशिश की थी निदाए मिल्लत ने, अगर उसमें उसको आज़ाद रखा गया होता
और सियासी तौर पर उसका अगवा में किया गया होता है, मिलत तो अगवा हुआ। मैं पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ, निजाम मिल्लत का सियासी तौर पर अगवा कर लिया गया, और जिस दिन उसका अगवा हुआ उसी दिन निजाम मिल्लत खत्म हो गया। उसका सिर्फ एक जुमले में बात कहकर बात खत्म करता हूँ। 1967 में जब सुभद्रा जोशी का अटल बिहारी वाजपेयी से मुकाबला हुआ इलेक्शन में, उससे पहले की जो अलमनाक और दर्दनाक तारीख है हमारी मिल्लत की, जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हुआ और अब तक उसका खमियाजा भुगता जा रहा है। आप यकीन जानिए इस तारीख को खंगालिए जाके यहाँ से जो मैं आज कर रहा हूँ, कि अगर 1967 में निजाम मिल्लत का अगवा न किया गया होता सियासी तौर पर, तो आज मिल्लत का भी दूसरा रंग होता, मुल्क का भी दूसरा रंग होता। बदल गया पूरा पस मंजर, पूरी तारीख, पूरी हकीकत बदल गई। इस वक्त सब इखलास के पैकर थे। मेरी हैसियत, मेरी बसात नहीं है कि मैं किसी पर लबकुशाई कर सकूं, लेकिन मैं जो मौक़िफ़ की बात करता हूं, जो मौलाना मंजूर साहब से विरासत में मिला था हफीज भाई को, उसकी बेशुमार मिसालें हैं, उसकी बेशुमार मिसालें हैं। एक जुमले में किसी का नाम भी नहीं दूंगा, किसी तंजीम का भी नाम नहीं दूंगा। अकलमंदा का इशारा काफी अहले इल्म का इज्तिमा है। मौलाना मंजूर साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा था, और कहाँ कहा था और किसके सामने कहा था, ये मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह सकता हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं कहूँगा। मुझे सियासत से कोई गरज नहीं है, मौलाना मंजूर साहब ने फरमाया, मुझे सियासत से कोई गरज नहीं है, लेकिन अगर आपकी सियासत अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में सुभद्रा जोशी की हिमायत नहीं कर सकती है तो मेरा इस्तीफा। और ये कहने की बात नहीं थी, मौलाना ने ताल्लुक तोड़ लिया उस तंजीम से, उस पूरे सियासी पस मंजर से, पूरा मंजरनामा बदल गया। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया था, ये वाकया निजाम मिल्लत के लिए, निजाम मिल्लत के जिम्मेदारान के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए ऐसा खतरनाक साबित हुआ, ऐसा खतरनाक साबित हुआ कि इतने लोग उसकी नजर हो गए। डॉक्टर आसिफ साहब जैसा सहाफी अंग्रेजी और उर्दू का, अब किसी से पूछा जाए कि डॉक्टर आसिफ साहब कौन थे, थोड़ी उस बात को कुछ दिनों के बाद तो घर में भी पूछा जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, तो डॉक्टर आसिफ साहब को कौन जानते। लेकिन बहरहाल पहली मर्तबा आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत का एक मेयार उभर कर आया था, और कहने को कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि उसने अल-हिलाल की याद ताज़ा कर दी, और ये याद ताज़ा कर दी, और ये याद ताज़ा कर दी। किसी की याद ताज़ा हुई हो और ना हुई हो, कोई तशबीह नहीं दी जा सकती है। निजाम मिल्लत का अपना मिजाज था, जो लोग जिम्मेदार थे उनका अपना कलम था, लेकिन ठहर गया काफिला जो बड़ी दीदा दिलेरी के साथ और बड़ी फिक्रमंदी के साथ और बड़ी रोशन ख्याली के साथ और बड़ी ताकत के साथ जो काफिला तरतीब दिया गया था, जिसने अपने सफर का आगाज किया था, वो सफर रुक गया। लेकिन हफीज भाई की खूबी ये थी, लिखा उन्होंने बहुत कुछ, इस तारीखी हवाले से भी लिखा, पस मंजर को भी उजागर किया, लेकिन उन वाक़यात पर हफीज भाई के कलम से कभी कोई तलखी नमूदार नहीं हुई। अपने किसी बड़े पर उन्होंने कभी ऐसा एतराज़ नहीं किया जो ये कहा जा सकता था कि हफीज भाई ने ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा जा सकता था। तारीख के हवाले से बात कही जा सकती थी, कोई एतराज़ की बात नहीं थी, तारीखी वाक़यात थे। लेकिन जिन जिन लोगों का उसमें नाम आता, जमील भाई का ये बात नहीं थी। जमील भाई का कलम बिल्कुल आज़ाद, वो कभी नहीं देखते थे कि इसकी इज्जत कहाँ पड़ रही है और किसके ऊपर पड़ रही है।
वो एक अलग शख्सियत के मालिक थे, लेकिन खुद हफीज भाई, मौलाना तकीउर रहमान साहब और डॉक्टर आसिफ साहब, ये अरकान सलासा जो थे, अगर इन्हें जिंदा रहने दिया गया होता और इनके इनकलाबात की घनगरज को समझने की कोशिश की गई होती और सियासत की बारगाह पर इन्हें कुर्बान न किया गया होता तो बहुत कुछ सामने आ सकता था। हफीज भाई की मजबूरी ये थी कि वो जो कुछ सोच रहे थे वो बजाते खुद ठहर नहीं सकते थे। जो अंदर का हैजान था, मैंने देखा है, उसके लिए उन्होंने अखबारात को तलाश किया, अखबार वालों ने उन्हें तलाश किया और फिर पूरे हिंदुस्तान की उर्दू सहाफत हफीज नोमानी के नाम से गूंज थी और एक अखबार में नहीं 10 और 20 अखबारात में उनके मज़ामीन नकल किए जाते थे। किसी सहाफ़ी को यह मकाम नहीं हासिल है, बड़े से बड़े उर्दू सहाफ़ी को यह मकाम हासिल नहीं। कुलदीप नैयर ने कहा था, कहीं जिक्र नहीं हुआ किसी किताब में भी, कुलदीप नैयर जब आए थे लखनऊ अलीगढ़ कन्वेंशन के ताल्लुक से, उसके बाद अलीगढ़ में एक वाक़या हुआ था जिसमें डॉक्टर इश्तियाक साहब भी मौजूद थे, उसमें तफसील की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक जलसे में कुलदीप नैयर यहाँ आए थे और बाग गूंगे नवाब कुलदीप नैयर खुद तशरीफ ले गए थे, जहाँ हफीज भाई से, मौलाना तकीउर रहमान साहब से मुलाकात। कुलदीप नैयर ये समझते थे कि वहीं डॉक्टर आसिफ साहब की भी मुलाकात हो जाएगी। उन्हें यह खबर नहीं थी उस वक्त तक कि वो 20 बरस से लेटे हुए। तो हफीज भाई उन्हें लेके डॉक्टर आसिफ साहब के यहाँ आए थे। फिर डॉक्टर आसिफ साहब से बात हुई उनकी और कुलदीप नैयर को इस बात का गम था। मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ, मौलाना की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, उनकी इजाज़त समझते हुए, उनकी इजाज़त, ये बात कह देना चाहता हूँ आपके सामने, कुलदीप नैयर को निज़ाम-ए-मिल्लत के डूबने का गम था। दूसरे मिजाज के आदमी थे वो, उनका कलम भी दूसरे मिजाज का था, उनकी सोच भी दूसरे मिजाज की थी, लेकिन वो जिस तारीखी हवाले से और जिस तारीखी मंजर से उठ कर आए थे सहाफत में, उर्दू सहाफत से उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था और सब कुछ उनके सामने मुस्तकबिल बिल्कुल वाज़ेह था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। उस वक्त उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया था कि निज़ाम-ए-मिल्लत को जारी रहना चाहिए, नहीं जारी रह सका। मुझे खुशी है ओवैस ने हफीज नोमानी एक तारीख तो थे ही हफीज भाई, वो खुद भी तारीख थे और एक बड़ी लंबी तारीख छोड़ कर गए अपने पीछे। और जो कुछ लिखा उन्होंने, हमारे भाई अतहर हुसैन साहब ने आशना चेहरे के नाम से लिखा। लोगों ने ये समझा कि आशना चेहरे या इस तरह के दूसरे मज़ामीन हफीज भाई के खाके हैं, बहुत से खाके लिखे जाते हैं। कोई खाका ऐसा नहीं है, किताब में आप देखेंगे कोई खाका ऐसा नहीं है जो बतौर खाका लिखा गया हो। हर खाके के साथ, हर शख्सियत के साथ जिस तरह की वाबस्तगी का इजहार किया है हफीज भाई ने अपने कलम से, वो सिर्फ 2 बुनियादों पर है, चाहे खान महमूद तर्जी हो, चाहे सलामत अली मेहदी हो, चाहे वाली आसी हो। वाली आसी का खाका उस किताब में नहीं आ सका है, हालांकि वाली आसी से जिस तरह का ताल्लुक था हफीज भाई का, कम लोगों का ताल्लुक था उस तरह का, देखा है मैंने। 2 तरह का ताल्लुक था, जितने भी खाके लिखे गए उसमें 2 तरह की वाबस्तगी नुमाया है। जिस पर खाका लिखा जा रहा है उसकी शख्सियत तो कुछ होनी चाहिए,
उसकी अपनी शख्सियत तो होनी चाहिए। कोई खाका निगार ऐसा नहीं है, मुस्तफा हुसैन भी ये नहीं कर सके अपने खाकों में कि किसी को जमीन से उठाकर इस तरह उभारा हो, किसी कोई शख्सियत ना, शख्सियत मौजूद होनी चाहिए पहले से। खाका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाका निगार की होती, शख्सियत मौजूद होनी चाहिए। और वाली भाई और हफीज भाई के खाकों में का जो इंतखाब है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने दोस्त का खाका लिखा हो। जो जिसने भी उस खाके को पढ़ा वो उस शख्सियत को समझने की कोशिश करता है और ये भी चाहता है कि कुछ और तफसीलात मिल जाती हैं इसमें। बहुत से खाके बहुत मुख्तसर लिखे हैं, बहुत से खाके कुछ तवील लिखे हैं, लेकिन इन खाकों के अलावा ये खाकों की हैसियत हफीज भाई के यहाँ ऐसे थी जैसे उनकी गुफ्तगू की हैसियत हुआ करती थी। जिन लोगों ने उनके पास बैठ कर उनसे गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू भी इसी अंदाज से करते थे और लिख भी देते थे, लेकिन जिन मौज़ूआत पर उनके जहन को झिझोड़ा है, जिन मौज़ूआत उसको तो गौर से देखिए। जो इस किताब में नजर आएगा वो इसमें जो बरतक की है किताब, एक तारीख, जिन मौज़ूआत ने हफीज भाई को झिझोड़ के रख दिया है मुल्क मिल्लत के ताल्लुक से, उसका जो माजी है, उसका जो पस मंजर है, उसका जो मुस्तकबिल है। हफीज भाई की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो माजी को कभी परेशान नहीं करते थे, न माजी से परेशान होते थे। उनकी नज़र हमेशा मुस्तकबिल पर होती थी कि इस पस मंजर का इस मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा और इसका ताल्लुक मुल्क मिल्लत से क्या होगा। और एक बात यकीन से कह के रुखसत होता हूँ, इसको याद रखिएगा कि उर्दू सहाफत में जिन लोगों के भी बड़े लोगों का नाम आता है, हफीज भाई की सबसे बड़ी खूबी ये थी, कलम उठाने से पहले, बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, कलम उठाने से पहले हमेशा जैसे वो अपने अल्लाह के सामने अपने को हाजिर समझ कर ये बात ऐद करते थे कि कोई ऐसी बात ना हो जिसका ताल्लुक सिर्फ मिल्लत से हो, मुल्क से ना हो। जब भी कलम उठाया तो उनके सामने पूरा मुल्क होता था, पूरे मुल्क के मसाइल होते थे, यहाँ के अवाम होते थे, और इसी जुर्रत जसारत के साथ उसका असर क्या मिल्लत पे पड़ेगा, क्या दूसरे लोगों को पड़ेगा, इस ये मुल्क कैसे मुतासिर होगा उससे, ये सारी चीजें ज़हन में रहती थी पहले से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कभी कभी शेर भी कहते थे मौलाना, यानी शेर की तरह कहते थे, वरना शेर ही शेर तो कहते रहे जिंदगी भर अपनी तहरीरों में। हफीज भाई ने भी शायरी की, या हमारे भाई अस्मत यहाँ बैठे हुए हैं, मुमकिन है इनके जहन में हो। एक सेहरा लिखा था एक शादी का हफीज भाई ने, बूढ़ा शेहरा, बूढ़ा शेहरा, बहुत मशहूर हुआ था। हमारे भाई संजय तो मुस्कुरा रहे हैं, अब कहीं मिले तो देख लीजिए बूढ़ा सेहरा किसका था और कब लिखा गया था, कैसे लिखा गया था। वो बूढ़ा अपने सेहरे के साथ जब रवाना हुआ था और हम लोगों ने इस तरह उसे रवाना किया था बूढ़े सेहरे को, हफीज भाई ने उसको कलमबंद कर दिया बूढ़ा सेहरा लिखकर। जैसे मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने बूढ़ी महबूबा लिखा था, ऐसे हफीज भाई ने बूढ़ा सेहरा लिख दिया। लेकिन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसी तरह की शायरी करते थे कभी कभी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक शेर है कि ले आएगा मुझको खींच के बाहर ये कब्र से, मैं दिल के साथ रह न सकूंगा मज़ाक में। हफीज भाई के साथ यही बात का मसला है। बहुत शुक्रिया।